हेलो एवरीवन, माय नेम इज रिति। यहाँ पर हम देखेंगे कि आंसर राइटिंग स्टार्ट कैसे करनी है। पीएसआर ऑप्शनल की हम यहाँ पर बात करें तो जब हम समझेंगे, पहले प्रॉब्लम्स देखेंगे फिर सॉल्यूशन देखेंगे उसका क्या हो सकता है। प्रॉब्लम सबसे बड़ी तो यही आती है कि स्टार्ट नहीं हो पाता है आंसर राइटिंग। हमें नहीं पता कि कैसे स्टार्ट करना है, कौन से क्वेश्चंस उठाने हैं या फिर लिखना कैसे है, वो फ्लेयर नहीं आता है। तो सबसे पहली चीज, आपको कुछ भी रश नहीं करना है। ये कोई रेस नहीं है सिलेबस कंप्लीट करने के लिए। कुछ भी रश नहीं करना है, एकदम स्टेप बाय स्टेप चलना है। देखो, जब भी हमने कोई भी लेंदी डिफिकल्ट क्वेश्चन हमने देखा है तो मैंने हमेशा आपको यही कहा है कि उसे आप छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके समझो। उससे कुछ ना कुछ तो समझ आ ही जाएगा, या फिर आपको कुछ ना कुछ आप लिख दोगे। तो वैसे ही प्रिपरेशन भी बहुत लंबी स्ट्रैटेजी होती है। जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन बताती हूँ, ये 2016 का क्वेश्चन है। हॉब्स के ऊपर ये क्वेश्चन है, और ऐसा नहीं है कि स्टेट ऑफ नेचर पर पहली बार क्वेश्चन आया है, 3 से 4 बार यूपीएससी पूछ चुका है हॉब्स पर क्वेश्चन, स्टेट ऑफ नेचर पर। अब क्वेश्चन समझते हैं। हाउ वुड and my fellow human beings behave if we were to find ourselves in a state of nature, and what does this behavior tells us about our innate predispositions? थॉमस हॉब्स ने बोला है। अभी मैंने आपको ना एक लाइन में पढ़ दिया है। हो सकता है कि कुछ बच्चों को समझ में आ गया होगा, बट 90% स्टूडेंट्स को एकदम से एक लाइन में पढ़ने में ना समझ में नहीं आता है, विच इज वेरी नॉर्मल। क्योंकि हम क्या है, एग्जाम में आप सोचो जब बैठे होंगे तो अब कितना प्रेशर होता है। एक तो यहाँ पर ही समझने में मुश्किल हो जाता है, एग्जाम टाइम में तो और ज्यादा प्रेशर में क्या होता है, कभी कभी आप चीजें आपको आती भी होती है ना, वो भी गलत हो जाती है। तो ये तो अगर आप पहली बार पढ़ रहे हो तो और भी ज्यादा दिक्कत वाली बात है। ऐसे तो आपको क्या करना है, अगर मान लो इसी क्वेश्चन को आप पार्ट्स में डिवाइड करके समझने की कोशिश करो, कि आपको समझ में नहीं आएगा ये क्वेश्चन, आ जाएगा, हम इसके बारे में बात करेंगे। बट इसी तरीके से प्रिपरेशन भी बहुत लंबी होती है, तो उसे भी आप शॉर्ट पार्ट्स में ही डिवाइड करके स्टेप बाय स्टेप करो, तो कॉन्सेप्ट उससे बेटर ग्रास्प होंगे। प्रिपरेशन जर्नी रेगुलरिटी से आपकी कंप्लीट हो जाएगी। तो आपको क्या करना है, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एग्जाम्पल के साथ बता देती हूँ। पहले आप कोई भी एक यूनिट ले लो, सिलेबस उठाओ, कोई भी एक यूनिट ले लो जिसमें से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस यूपीएससी पूछ रहा है, और हर साल कोई ना कोई क्वेश्चन पूछा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, हालांकि ऐसी यूनिट्स और भी हैं, बट यूनिट 10 सब लोग बहुत बोलते हैं कि अरे यूनिट 10 बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पर ऐसा कुछ नहीं है। यूनिट 10 जितनी इंपॉर्टेंट है, वैसे यूनिट 9 भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है, यूनिट 1 भी उतनी इंपॉर्टेंट है, यूनिट 2 यूनिट 10 से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एनालाइज करके देखोगे तो बस थिंकर्स वाली यूनिट है, यूनिट 10 इस वजह से ज्यादा हाइप्ड है, क्योंकि हर साल उसमें से भी एक ही क्वेश्चन आता है। यूनिट 2 में से 2 क्वेश्चन आ जाते हैं। तो हर साल यूनिट 9 में से भी एक क्वेश्चन आता है, जो इंडियन थिंकर्स वाली यूनिट है। देन यूनिट 1 में से भी हर साल एक या 2 क्वेश्चन आते ही हैं। तो बट चलो यूनिट 10 लेते हैं हम। अब आप यूनिट 10 में से सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसमें से यूपीएससी ने सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे हुए हैं, वो आप ले लो। और ऑलमोस्ट हर साल कोई ना कोई क्वेश्चन पूछता है, इस तरीके से आप कोई भी टॉपिक उठा सकते हो। यूनिट 10 के ये सारे टॉपिक्स हैं: वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट, देन थिंकर्स ऑफ वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट, प्लेटो, एरिस्टोटल, मैकियावेली, हॉब्स, मार्क्स, हेगल, ये सारे टॉपिक, लेनिन, जेएस मिल, जॉन लॉक, मिसलेनियस थिंकर्स वगैरह, ये सब आ जाएंगे। अब अगर आप प्लेटो में देखोगे तो उसमें से भी काफी क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। यूनिट 2019 में पूछा गया था, 15 में पूछा गया था, तो डेफिनेटली आप ये भी टॉपिक पिक कर सकते हो। एरिस्टोटल भी पिक कर सकते हो, 2021 में पूछा गया है, 2017 में, 15 में, 14 में, तो लगातार में एरिस्टोटल से भी काफी क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। मैकियावेली से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, 2020 में लेटेस्ट क्वेश्चन पूछा हुआ था। हॉब्स में से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, 2017 में, 16 में, 23 में, अभी रिसेंटली 13 में, 11 में, तो काफी क्वेश्चंस पूछे गए हैं। 2022 में भी पूछा गया था। तो लगातार अभी आप देख रहे हो कि हॉब्स में से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं। मार्क्स तो ऑल टाइम फेवरेट है ही, बट हॉब्स हम इसी वजह से एक बार पिक कर लेते हैं। 2016 में जो क्वेश्चन पूछा था, 2023 में भी अभी रिसेंटली स्टेट ऑफ नेचर एज अ स्टेट ऑफ वॉर, हॉब्स पर ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, तो हम यही डिस्कस करते हैं, 2016 वाला ये क्वेश्चन है। बट आपको इससे क्या हुआ, आपने यूनिट देखी कि ये यूनिट कौन सी है जिसमें से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस यूपीएससी हर साल पूछता है। आपने आइडेंटिफाई किया कि यूनिट 10 में से काफी क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। फिर आपने देखा टॉपिक कौन सा है जो सबसे पहले मैं कर लूं, तो आपने देखा हॉब्स में से काफी सारे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो आपने यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक भी पिक कर लिया।
अब इन टॉपिक्स को आपको अच्छे से पढ़ना है। पहले तो आप जहां से भी प्रिपेयर कर रहे हो वही वाले नोट्स ले लो, बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपकी हो जाए पहले कि हॉब्स कौन था क्या था। उसके बारे में आप मार्केट में कोई भी नोट्स आप उठा सकते हो, हॉब्स में इतनी कोई बड़ी चीज नहीं है। कोई आप ओपी ओबा उठा लो, वहां से आप पढ़ लो, या कोई भी बेसिक जहां से भी आप तैयारी कर रहे हो। अब उससे क्या होगा कि आप स्टार्टिंग में अच्छे से पढ़ो और ट्राई राइटिंग इट डाउन इनटू शॉर्ट पॉइंटर्स। मतलब कि जैसे मान लो हॉब्स के बारे में यहाँ पर पूरा कुछ कुछ लिखा है, मान लो ये सब लिखा है हॉब्स के बारे में, ये एक आंसर है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, शॉर्ट पॉइंटर्स में नोट कर लेना है। पॉइंटर होने चाहिए आपके, एक या दो शब्द के पॉइंटर होने चाहिए, नॉट मोर देन दिस, सो दैट एंड में याद रहे फॉर रिवीजन नोट्स, है ना। क्योंकि रिवीजन के टाइम पर आप पूरी अपनी लेंदी नोट्स की बुकलेट्स लेके बैठोगे, विच इज नॉट पॉसिबल टू रीड इट अगेन। तो उसमें क्या होता है ना कि आपका मन भी नहीं करेगा, और वो आपके माइंड के हिसाब से भी वो इतनी सुपर पावर्स हमारे पास नहीं है। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, अब मान लो आप अपने नोट्स एक बार पढ़ गए हो, अब आपको पीवाईक्यूज वापस चेक करने हैं। जैसे कि ये आपके पीवाईक्यूज है, ये आपने चेक किए। अब आपको क्या करना है, पीवाईक्यू एक एक करके पिक करो, ट्राई राइटिंग देम डाउन। अब पहले चाहे आप आंसर देख के लिखो। स्टार्टिंग में क्या होता है ना, फ्लेयर लाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, ये नहीं पता होता कैसे स्टार्ट करें कैसे लिखें। अब आपको क्या करना है, कोई भी एक क्वेश्चन उठाओ, कोई भी क्वेश्चन पिक करके उसका आंसर देख कर लिखो। ठीक है, कोई जरूरत नहीं है बिना देखे आंसर फ्रेम करके लिखने की। स्टार्टिंग में पहले इश्यूज ये थे कि स्टूडेंट्स के पास रेडीमेड आंसर्स नहीं थे मार्केट में, क्योंकि मार्केट में पीवाईक्यूज विद सॉल्यूशंस, एंड वो भी जहां आंसर्स भी अच्छे हो, क्वेश्चन में की डिमांड भी आंसर पूरे कर रहे हो उस तरीके से, मतलब एक स्टैंडर्ड आंसर हो, वो सब नहीं मिल पाते थे। सिर्फ टॉपर्स की कॉपीज ही से ही हेल्प लेनी पड़ती थी, वही एक इकलौता तरीका होता था। बट अभी तो ऑप्शंस काफी सारे अवेलेबल है सॉल्व पीवाईक्यूज के। आई डोंट नो ऑप्शनल के लिए कितने, प्री और मेंस के लिए तो बहुत सारे हैं ही, है ना। तो पीवाईक्यूज के लिए आप वेबसाइट भी विजिट कर सकते हो सिनॉप्सिस आईएएस की, तो वहां पर आपको सॉल्व पीवाईक्यूज मिल जाएंगे, बुकलेट्स आपको चाहिए हो तो स्टार्टिंग के फ्लो के लिए आपको देखकर लिखना है और कीवर्ड्स हाईलाइट करने हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आप कीवर्ड्स कुछ कुछ हाईलाइट कर सकते हो, सर्वाइवल इंस्टिंक्ट है, इक्वालिटी इन वल्नरेबिलिटी, देन सेल्फ इंटरेस्ट, कंपटीशन, ये कुछ कुछ आप कीवर्ड्स है, इननेट ह्यूमन डिस्पोजिशन, ये सब हाईलाइट करके आप रख सकते हो। उसके बाद अभी कीवर्ड्स को हाईलाइट करने से ना एक चीज हो जाती है कि आपने यहाँ पर उन कीवर्ड्स को माइंड में आप सेट कर लेते हो। जब भी आप लिख रहे हो, स्टार्टिंग में देख के लिख रहे हो, कीवर्ड्स हाईलाइट कर रहे हो, उसके बाद उन कीवर्ड्स को माइंड में सेट करके ट्राई फ्रेमिंग एंड राइटिंग द आंसर योरसेल्फ। मेक इट अ प्रैक्टिस इनिशियली, देख कर लिखो। अब आपको कोई प्रेशराइज करने की जरूरत नहीं है खुद को, नो नीड टू प्रेशराइज योरसेल्फ कि उसका आंसर मुझसे बेटर है या उसको तो मुझसे ज्यादा सिलेबस उसका कवर हो गया है। तो आपको कॉन्फिडेंट रहना है कि आपका प्रिपरेशन हो सकता है उनसे बेटर होगा। ये सिलेबस या नोट्स रीड कर लेने की रेस नहीं है, इट्स अबाउट कि आप कितना रिविजन कर पाते हो, आपके शॉर्ट नोट्स आपको कितना याद रहते हैं। अपने शॉर्ट नोट्स जो एक या दो शब्द के शॉर्ट नोट्स आपके होने चाहिए, उनको देखकर आपको एग्जाम टाइम में या फिर आंसर लिखते टाइम में आपको कितना याद आ जाता है। ठीक है, कितना माइंड में आप एंड तक रिटेन कर पाते हो। तो स्टार्टिंग से ही मेक इट अ प्रैक्टिस ऑफ सिलेक्टिव रीडिंग। जैसे मैंने आपको क्या सिलेक्टिव रीडिंग बताई है, सबसे पहले मैंने इंपॉर्टेंट यूनिटी आपको बोला कि पिक करो जिसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, उसके बाद उसमें से भी सिलेक्टिव हो जाओ। टॉपिक पकड़ो जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लग रहा है, हॉब्स आपने लिया, अब इसके अंदर आप ये टॉपिक अच्छे से पढ़ो, इसके पीवाईक्यूज आप अच्छे से पढ़ो, एंड इसी की ही आप पहले देखकर इसको लिखो। ठीक है, देखकर लिखने में कीवर्ड्स हाईलाइट करो। अब उन कीवर्ड्स को बेस बनाकर और माइंड में रख के एक बार बिना देखे इसको लिखो। आप बिना देखे ही आपको ये लिखना है। ठीक है, और फिर देखो आप कि आपका आंसर कितना फ्रेम हो गया है, कितना आपको चीजें ग्रास्प हो गई हैं। ठीक है, स्ट्रैटेजी स्टार्टिंग से अगर आप सिलेक्टिव रीडिंग की बनाओगे तो एंड तक याद रह पाएगा। सब कुछ आना जरूरी नहीं है, एग्जाम क्रैक करने के लिए क्वेश्चंस आने जरूरी हैं। ठीक है, तो आपको सिर्फ इसको एक एग्जाम की तरह ही लेना है बस, और कुछ भी नहीं। अब मान लो हम ये थॉमस हॉब्स का ही ये क्वेश्चन एक डिस्कस करते हैं, तो सबसे पहले तो आपको क्वेश्चन समझना बहुत जरूरी है। क्वेश्चन समझने के लिए आप ये पढ़ो, एक एक करके तोड़ तोड़ के हम इसको पढ़ने की कोशिश करते हैं।
कि हाउ वुड एंड माई फेलो ह्यूमन बींग्स बिहेव, हमारे फेलो ह्यूमन बींग्स बिहेव कैसे करेंगे इफ वी वर टू फाइंड आर सेल्फ इन अ स्टेट ऑफ नेचर, कैसी स्टेट ऑफ नेचर में अगर हम पाए जाते हैं तो हम कैसा बिहेव करेंगे, एंड व्हाट डज दिस बिहेवियर टेल्स अस अबाउट आर इनेट प्री डिस्पोजिशंस। अब ये हमारे जो इनेट प्री डिस्पोजिशंस हैं, या फिर आप कह सकते हो कि हमारा जो इनर नेचर है, जो नेचुरल इंसान का नेचर होता है, उसके बारे में ये क्या कहेगा हमारा ये बिहेवियर। ठीक है, तो ये आपको बताना है कि ह्यूमन बींग्स बिहेव कैसे करेंगे, ठीक है, अगर हम एक स्टेट ऑफ नेचर में पाए जाते हैं, और हमारा ये बिहेवियर हमारे जो इनेट प्री डिस्पोजिशंस है उसके बारे में क्या बताता है। ये ओवरऑल क्वेश्चंस है, एक एक करके आपको क्वेश्चंस को आंसर यहाँ पर करना पड़ेगा। यही आप, ये क्वेश्चन आप एक मत समझो, इस क्वेश्चन को आप 4 पार्ट्स में समझो। क्वेश्चन नंबर 1 ये है, क्वेश्चन नंबर 2 ये है, क्वेश्चन नंबर 3 इज दिस। ठीक है, तो ये आप 3 पार्ट्स में आपने मान लो डिवाइड किया, इसको समझ लिया। ठीक है, चौथे पार्ट्स में आप ये ध्यान रखना, इसमें ट्राई करो कुछ कंटेम्प्रेरी एग्जाम्पल ऐड करने की, या फिर कुछ अच्छे थिंकर्स पर्सपेक्टिव ऐड करने की, कुछ केस स्टडीज ऐड कर देने की, ये आपको ध्यान रखना है। अब हम थोड़ा सा इसका आंसर एक बार डिस्कस करते हैं कि आपको क्या बताना है, इसमें अप्रोच क्या होनी चाहिए। तो सबसे पहले तो आपको हॉब्स का जो स्टेट ऑफ नेचर है उसी के बारे में एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि हॉब्स का स्टेट ऑफ नेचर एक हाइपोथेटिकल कंडीशन है जहां पर कोई गवर्नमेंट या सोशल ऑर्डर नहीं है। जहां पर भी ये बात की जाए ना कि स्टेट ऑफ नेचर में पाए गए आप, स्टेट ऑफ नेचर का क्या मतलब हुआ, कैसी स्टेट ऑफ नेचर में पाए गए, ये तो यहाँ पर लिखा ही नहीं है। बट सिंस हॉब्स की स्टेट ऑफ नेचर के बारे में बात हो रही है, तो हॉब्स का स्टेट ऑफ नेचर एक हाइपोथेटिकल आइडिया है कि जहां ऐसी कंडीशन जहां पर कोई गवर्नमेंट या फिर कोई सोशल ऑर्डर नहीं है। ठीक है, तो यहां पर क्या हो सकता है, वॉर ऑफ ऑल अगेंस्ट ऑल, वॉर ऑफ ऑल अगेंस्ट ऑल। तो ये आपका बन गया कीवर्ड जो आप हाईलाइट करोगे और लिख के रखोगे। ठीक है, इससे क्या होता है कि जो आपकी इनहेरेंट टेंडेंसीज होती है ह्यूमंस की, सेल्फिशनेस होती है, फियर ड्रिवन बिहेवियर होता है ह्यूमंस का, वो आपका निकल करके सामने आएगा। तो ये जब आप पढ़ोगे, कुछ आपके कीवर्ड्स इंपॉर्टेंट आने चाहिए, स्टेट ऑफ नेचर है, एब्सेंस ऑफ अथॉरिटी, कांस्टेंट इनसिक्योरिटी, ये सारे जो मैं लिखते जाऊंगी वो आप बता देना। वॉर ऑफ ऑल अगेंस्ट ऑल की जगह आप बेलम ओमनियम कॉन्ट्रा ओम्स, ये भी एक कीवर्ड है, इसका मतलब यही है, वॉर ऑफ ऑल अगेंस्ट ऑल, ये कीवर्ड है, ये आप लिख कर रख सकते हो। देन फियर, पावर, सेल्फ इंटरेस्ट, ये सारे कुछ कीवर्ड्स हैं। इन कीवर्ड्स को आप पढ़ते ही आपके ना माइंड में आ जाएगा आपको किसके इर्द गिर्द आपको अपना क्वेश्चन आंसर फ्रेम करना है। सोशल कॉन्ट्रैक्ट, देन सॉवरीन लिख लो, या फिर नेचुरल, सेल्फिशनेस लिख लो आप। तो ये सारे कुछ कीवर्ड्स हैं जो आप लिख करके रख सकते हो। अब सबसे पहले तो आपको क्वेश्चन की डिमांड को समझना पड़ेगा, एक्सप्लेन करना पड़ेगा स्टेट ऑफ नेचर को, कि क्लियरली यहाँ पर डिफाइन करो हॉब्स का स्टेट ऑफ नेचर क्या है। यहाँ पर यही चीज बोली गई है कि एक ऐसी कंडीशन जहां पर कोई अथॉरिटी या गवर्नमेंट एग्जिस्ट नहीं करती है। एम्फेसाइज करो इनसिक्योरिटी पर, या फिर अगर मान लो अभी गवर्नमेंट ही नहीं हो तो आपको तो कांस्टेंट एक थ्रेट आ जाएगा आपकी जिंदगी पर, क्योंकि कोई भी कभी भी आके कुछ भी कर सकता है आपके साथ, है ना। फिर आपको यहाँ पर बात करनी पड़ेगी कि ह्यूमन बिहेवियर को आपको एनालाइज करना है, कैसा रहता है जब गवर्नमेंट की एब्सेंस होती है, तो उसमें ह्यूमन बिहेवियर कैसा हो जाता है, तो इननेट प्री ह्यूमन प्री डिस्पोजिशंस कैसी हो जाती हैं। तो आप बताओगे कैसे हॉब्स ये बिलीव करते हैं कि लोग इस सिचुएशन में कुछ इस तरीके से बिहेव करेंगे, जिसमें आप कुछ इंपॉर्टेंट की कॉन्सेप्ट की बात कर सकते हो। ठीक है, इसमें आप बता सकते हो, यहाँ पर मैं लिख देती हूँ। सबसे पहले तो सेल्फ प्रिजर्वेशन, मतलब कि ऐसी दुनिया जहां पर कोई रूल्स ही नहीं है, लोग तो अपने खुद की जिंदगी प्रोटेक्ट करने के लिए ही आगे आएंगे ना, और अपनी प्रॉपर्टी प्रोटेक्ट करेंगे, तो उसी तरीके से एक्शंस लिए जाएंगे। फिर वॉर ऑफ ऑल अगेंस्ट ऑल, मतलब कि कन्फ्लिक्ट तब अराइज होगा जब इंडिविजुअल्स रिसोर्सेज के लिए और सिक्योरिटी के लिए compete करेंगे। अब डिस्ट्रस्ट एंड फियर, तो यहाँ पर क्या होता है कि आपका कॉन्स्टेंटली आपको दूसरे पे शक रहेगा, दूसरे की इंटेंशन पे शक रहेगा, तो वो सारी चीजें हो जाएंगी कि दूसरा बंदा अपने खुद के सेल्फिश मोटिव्स के लिए आपको नुकसान पहुंचा सकता है। ठीक है, तो आप क्या है कि ये वाला जो पार्ट है अब ये आपका कवर हो गया।
ठीक है, कि क्या ये बिहेवियर में आप क्या करोगे, या फिर ह्यूमन बिहेवियर क्या है। ये सेकंड पार्ट हो गया ना, बिहेवियर आपने डिस्कस किया। अब नेक्स्ट पार्ट आपका ये आएगा, आपको इनेट ह्यूमन डिस्पोजिशंस यहाँ पर डिस्कस करनी पड़ेंगी कि इंसान वैसे कैसे बिहेव करेगा। इन बिहेवियर्स को आपको कनेक्ट करना पड़ेगा जो हॉब्स बिलीव करते हैं कि ह्यूमंस की इनर टेंडेंसी है। तो एक तो सेल्फिशनेस आएगी इंसान में, क्योंकि ह्यूमन जो है वो नेचुरली सेल्फ इंटरेस्टेड होते हैं, अपने खुद के सर्वाइवल को प्रायोरिटाइज करेंगे हॉब्स के मुताबिक। फिर फियर आएगा, रैशनैलिटी आएगी कि वायलेंस होने के बावजूद ह्यूमंस रैशनल है, तो वो जो रोजाना होते हुए कॉन्फ्लिक्ट्स हैं उसको थोड़ा सा अवॉइड करने की कोशिश करेंगे, कुछ अग्रीमेंट्स में जाएंगे। जहां पर अग्रीमेंट्स की जब भी बात आ जाएगी वहां पर आ जाएगा सोशल कॉन्ट्रैक्ट। तो फिर सोशल कॉन्ट्रैक्ट में लोगों को जाना पड़ेगा। अब आपको सोशल कॉन्ट्रैक्ट का यहाँ पर रोल एक्सप्लेन कर दो थोड़ा सा, कि कैसे हॉब्स के हिसाब से ह्यूमन बींग्स अथॉरिटी की नीड कभी ना कभी तो रिकॉग्नाइज करेंगे, ताकि स्टेट ऑफ नेचर में केओस को अवॉइड किया जाए। तो वो अग्री करेंगे एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए जहां पर लॉज एस्टैब्लिश हो, गवर्निंग पावर हो जो कि सिक्योरिटी प्रोवाइड करे, इन रिटर्न एक स्टेट ऑफ नेचर को थोड़ा सा प्रिवेंट करके रखे। ठीक है, एक अच्छा क्योस क्योस को हटा सके, प्रिवेंट कर सके। अब आपको कुछ कंट्रास्टिंग पर्सपेक्टिव्स आप दे सकते हो, जैसे कि आप कुछ कंट्रास्टिंग व्यूज भी मेंशन कर सकते हो। जैसे मैं आपको बता देती हूँ, जॉन लॉक के बारे में मेंशन कर देना। जॉन लॉक के कुछ थिंकर्स ना, आप ये नोट करके रखो कौन किसके कंट्रास्ट था, कौन किसके फेवर में था। ऐसे आप रट के रख लोगे ना, आपको बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि ले दे के थिंकर्स वही हैं, जॉन लॉक, रूसो, मिल, मार्क्स, ये वो, यही सब थिंकर्स चलते आ रहे हैं। इनके बस थोड़े से पॉइंट ऑफ व्यू याद करके रख लो, बंदा कैसा था माइंड में बिठा लो, अपने दोस्त को वहां पर खड़ा कर देना अपने कि तू जॉन लॉक है आगे से, ठीक है ना, तो वैसे आपको याद हो जाएगा। तो कंट्रास्टिंग पर्सपेक्टिव थोड़े से आप यूज करो, यहाँ पर मेंशन कर सकते हो कि जॉन लॉक का ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक व्यू था ह्यूमन नेचर को लेकर के, इन स्टेट ऑफ नेचर। और या फिर रूसो की आप बात कर सकते हो कि जीन जैक रूसो बिलीव करते थे कि ह्यूमंस जो है वो नेचुरली पीसफुल होते हैं, बट सोसाइटी के द्वारा करप्ट कर दिए जाते हैं। ठीक है, इन दी एंड आप इसको कंक्लूड करो रीफॉर्म करते हुए कि हॉब का जो सेंट्रल आर्ग्यूमेंट है कि ह्यूमन बिहेवियर एक स्टेट ऑफ नेचर में एक इननेट प्री डिस्पोजिशन का निकाल के आएगा, सेल्फिशनेस और फियर के टूवर्ड्स। तो उसको आप रैशनैलिटी के साथ थोड़ा सा बैलेंस करो, जिससे कि अल्टीमेटली गवर्नमेंट का क्रिएशन होता है प्रोटेक्शन और स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने के लिए। ये आपका एक कॉम्प्रिहेंसिव आंसर होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से आपको चीजों को अप्रोच करना है। अब जैसे आपने ये आंसर देख लिया, सब कुछ नोट डाउन कर लिया है, इसके बाद आपको क्या करना है, सिंपल, अब यही कीवर्ड्स आपने नोट कर लिए, आंसर आपने पढ़ लिया। अब मैं आपको सिर्फ कीवर्ड्स कीवर्ड्स मेंशन कर दूं अगर, तो क्या आप अपना आंसर नहीं लिख पाओगे? लिख पाओगे, क्यों? क्योंकि आपको कंसेप्ट समझ में आ गया। बहुत ज्यादा रीड करने की जरूरत नहीं है, कंसेप्ट को समझने की जरूरत है। थोड़ा सा ऊपर ऊपर से पढ़ो, कीवर्ड्स नोट करो, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आ जाता है। और इन्हीं कीवर्ड्स के बेसिस पे अपना आंसर लिख कर देखो। अब प्रैक्टिस करो उसी आंसर को अगले हफ्ते, फिर उसका एक बार टेस्ट लेके प्रैक्टिस कर लो। ठीक है, तो आपको क्या करना है, अब वही सिलेक्टिव, मान लो अभी मैं आपको मार्केट में कोई मटेरियल मिला 1000 पेजेस का, उन 1000 पेजेस में से 300 पेज फाइंड आउट करो, उन 300 पेज को 3 महीने के लिए पढ़ जाओ लगातार। बाकी हो सकता है 1000 पेज पढ़ जा रहे होंगे रेस के चक्कर में कि अरे मेरा सिलेबस तो इससे ज्यादा पहले कंप्लीट हो गया, बट आपको पता है कि आपने सबसे इंपॉर्टेंट 300 पेज पकड़े थे, उनको आपने 3 3 बार 4 4 बार रिवाइज किया है। ठीक है, और उन्हीं 300 पेजेस में आपको इतने अच्छे से आता है कि हो सकता है 1000 पेज वालों को कुछ भी ना आता हो, या एक या दो टॉपिक्स आते हो, बट आपको 300 पेजेस आते होंगे। आप समझ रहे हो कि कितना आपने सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट लेके पूरा अच्छे से कवर किया है, कि आपको आता है, एग्जाम में आ जाएगा क्वेश्चन, आप लिख पाओगे। इन दी एंड वही मैटर करता है। तो रिविजन इज दी ओनली की टू क्रैक दिस एग्जाम। ठीक है ना? तो और कोई अगर इश्यू है, कुछ पूछना हो, ये वेबसाइट है synopsisis.com। ऑप्शनल्स में आप जाओगे, PSR ऑप्शनल में जाना, यहाँ पर आपको
PYQs का कोर्स मिल जाएगा, सॉल्ड PYQs है 40 ईयर्स के। ठीक है, बाकी करंट अफेयर्स वगैरह और ये सारे कोर्सेज आप देख सकते हो आपकी अपनी नीड के हिसाब से। बस आपको जहाँ से भी आप तैयारी कर रहे हो, एक चीज़ आपको ज़रूर चेक करनी है कि क्या आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपके नोट्स में से सॉल्व हो रहे हैं या नहीं। अगर नहीं हो रहे हैं तो कोई फायदा नहीं है, क्योंकि इन दी एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं और वो आपको करके जाने जरूरी है। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, वेटेज वगैरह सब कुछ कवर होता है उससे, एवरीथिंग। तो आपको उस पर जरूर फोकस करना है।